हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के एक नए अध्याय के बारे में जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो देखें, ये जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से खूब सारे प्रश्न अलग अलग प्रकार के पूछे जाते हैं। हालांकि इनकी प्रकृति जो प्रश्न पूछने की है वो बिल्कुल बहुत ही आसान प्रकृति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कार्बन क्या होता है, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन से ही क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति होती है। तो पहले हम सीखेंगे कार्बन क्या होता है। तो देखें, कार्बन जो है वो आवर्त सारणी का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो बात करते हैं, ये देखें, यह एक अधातु है। कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। अगर हम बात करें कि इसके आवर्त की और वर्ग, तो देखें इसका आवर्त होता है दूसरा, वर्ग होता है 14वां, यानी ये 14वें वर्ग का तत्व होता है कार्बन। कार्बन जो है ये पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का ये तत्व है कार्बन। अगर हम बात करें ये कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक है 6, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। 2,4 क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसकी अगर हम बात करें इसकी संयोजकता के बारे में, संयोजकता, तो इसकी संयोजकता होगी 4। क्या होती है संयोजकता? तो देखिए, संयोजकता जो होती है वो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो बाहरी कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे क्या पता चलेगी, उसकी संयोजकता। अब देखें, इस कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक, प्रकृति में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं कार्बन के। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इनको क्या कहते हैं? समस्थानिक। अब देखें, ये जो कार्बन है, इसका ये देखें बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व ये चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी उसकी बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाए किसी ना किसी प्रकार से, और वो अपने आगे आने वाले अगले अक्रिय गैसों जैसा क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के पास 3 विकल्प हैं। 3 विकल्प क्या क्या हैं? अगर 3 विकल्प ये हैं, या तो ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, ये त्याग कर दे, या 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, ये ग्रहण कर ले, या 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले। यही 3 विकल्प हैं इसके पास। अगर 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के बाद क्या आ जाएगा, कार्बन के पास धनावेश। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस कार्बन के पास आ जाएगा ऋणावेश। अब देखें, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग जब करेगा तो देखें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। अब 6 प्रोटॉन उसके नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अस्थायी हो जाएगा, उसका अस्थायित्व तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले रहा है 4, तब भी क्या हो जाएगा, वो अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, 4 और बढ़ जा रहे हैं, मतलब 10 क्या हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वो असंतुलन, डिसबैलेंस हो जाएगा उसका विन्यास। तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अस्थायी, ये भी अस्थायी हो जाएगा। तो कार्बन करेगा क्या? तो कार्बन के पास एक ही विकल्प बचता है, वो क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, यानी मध्यमार्गीय मार्ग अपनाएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, आपस में साझेदारी करेगा और साझेदारी करके ये क्या करेगा, आबंध बनाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के बाद ये आबंध बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। क्या हम कहते हैं, सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको, सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन क्या करता है, साझेदारी के द्वारा सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो अगर ये तो 3 प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं। पहले को कहते हैं एकल आबंध, दूसरा होता है द्वि आबंध और तीसरे को कहते हैं त्रि आबंध। क्या क्या ये होते हैं तीनों? तो देखिए, एकल आबंध का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों की एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, मतलब साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 अलग अलग परमाणु हैं, उनमें क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रहा है। यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है तो क्या कहेंगे हम, एकल आबंध। अगर कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है तो क्या कहेंगे हम, द्वि आबंध। और अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, त्रि आबंध। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो क्या बनेगा, एकल आबंध, जिसे सहसंयोजी आबंध कहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो ये आपको ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक है, तो एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले अणु क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम H2। ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, मतलब इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो देखें, इस हाइड्रोजन का भी एक कक्षा भर गया, पहली कक्षा, और इस हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, पहली कक्षा पूर्ण हो गई। तो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध निर्मित होगा, जिसे हम कहेंगे सहसंयोजी आबंध या एकल आबंध। ऑक्सीजन को जरा चेक करें। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,6, मतलब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो ऑक्सीजन है ये, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पाए जाएंगे। एक और ऑक्सीजन होगा, उसके पास भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और कुछ इस प्रकार से ये देखिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो गया तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये O डबल बॉन्ड O। क्लोरीन का क्या होता है, ये होता है 17, तो 2, 8 और 7, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए, एक 7, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, एक ही कम है। ये देखें, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी देखें इसके पास भी 8 हो गए। तो क्या करेगा, क्लोरीन एकल बंध क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 2,5, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा 5, मतलब 3 चाहिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा ये। 2 इसके पास है और दूसरा नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये और 3 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करने के लिए यूज करेगा। 3 3 6 2 8 इसके हो जाएंगे और देखें 8 इसके हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बंध पाया जाएगा, ट्रिपल आबंध पाया जाएगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। मीथेन को देखें जरा, ये जो मीथेन है इसमें
हमको पता है कि कार्बन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन जो 4 हैं उसके भी बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन है ये। तो देखें हाइड्रोजन का पूरा हो गया, और इस कार्बन का भी क्या हो गया, कार्बन का भी पूरा हो गया। तो ये क्या करेगा, कार्बन अपने चारों तरफ 4 एकल बंध आबंध निर्मित करेगा, जिससे मीथेन अणु की संरचना का निर्माण होगा। तो ये रहा। कुछ और देखते हैं, जैसे हम बात करें C2H4, जिसे हम क्या कहेंगे, हम एथीन कहेंगे। तो देखें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन, यहाँ तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी, जिससे ये क्या हो जाए, हाइड्रोजन की पहली कक्षा पूर्ण हो जाए। इसके अलावा कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी। तो 2 2 4 2 6 2 8। इस कार्बन को देखें, ये 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को देखें, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और 2 एकल बंध आएंगे हाइड्रोजन के साथ। इसी प्रकार अगर हम बात करें C2H2 के बारे में, तो 2 कार्बन है, यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध हैं या अणु हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और इसको आप लुईस बिंदु संरचना भी कह सकते हैं एक प्रकार से। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इनके लुईस बिंदु संरचना क्या है। तो ये इनको बिंदु के रूप में जो प्रदर्शित करना, वही क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संरचना। तो या तो आप लुईस बिंदु संरचना कहें या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध कहें। अब हम बात करेंगे कि कार्बन की सर्वतोमुखी की प्रकृति। तो देखें, कार्बन का जो स्वभाव होता है बहुत ही सिंपल और सरल होता है। उसमें क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। मतलब कार्बन क्या करता है, श्रृंखला या श्रृंखलन का गुण एक्वायर करता है। श्रृंखलन का क्या मतलब है, श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन आपस में एक सीरीज, एक चेन का लंबी सी कार्बन श्रृंखला का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये जुड़ जाता है। यहाँ पे मैंने एकल बंध से इसको दर्शाया है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन एकल बंध ही निर्मित करता है। कार्बन देखें, कार्बन चारों एकल बंध भी बना सकता है। कार्बन एक तरफ डबल, 2 तरफ एकल बंध बना सकता है। कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन एक तरफ ट्रिपल, एक तरफ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। यानी कुल मिलाजुला के ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, ये 4 क्या है उसकी, ये जो उसकी संयोजकता है 4, वही क्या कर रहा है, उतने ही आबंध को क्या कर रहा है, कार्बन निर्मित कर रहा है। यानी कार्बन अधिकतम 4 आबंध बना सकता है। वो चारों आबंध, चारों एकल आबंध हो सकते हैं, एक तरफ डबल, एक तरफ क्या हो सकते हैं, 2 सिंगल हो सकते हैं, दोनों तरफ क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक तरफ ट्रिपल या एक तरफ सिंगल हो सकते हैं। वो ये क्या करता है, कार्बन की अलग अलग प्रकृति के को बताता है, जिससे कार्बन जुड़कर इतने सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन की यही खास बात है, यही इसकी प्रकृति है, यही इसकी स्वभाव है, जिसे क्या करता है, कार्बन तमाम अनेक प्रकार के क्या करता है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। अब यहाँ पे कार्बन के कुछ अपरूप भी होते हैं। अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये मुख्य रूप से ये होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, तो इनको आप क्या करेंगे, जरा देख लेंगे। हीरा क्या होता है,
कार्बन से ही क्या होता है, बना होता है, जिसमें कार्बन तमाम अनेक प्रकार के 6 आबंध अलग अलग प्रकार से बनाता है। ये ग्रेफाइट में क्या करता है, ये भी क्या होती है, इसकी त्रिविमीय संरचना होती है और इसमें कार्बन 3 बॉन्ड तो बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा फुलेरिन क्या होता है, एक गेंद के समान आपको दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन 60 भी कहते हैं। इसको एक वैज्ञानिक जिनका नाम था बकमिंस्टर, जो एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसको इस संरचना को डिजाइन किया था, तो उनके नाम पे इसको क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर फुलेरिन या कार्बन 60। तो ये है कार्बन के अपरूप, यानी कार्बन अलग अलग श्रृंखला के द्वारा क्या करता है, ये अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। तो देखें, जैव शक्ति सिद्धांत को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने सन 1815 में ये बताया कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो केवल और केवल सजीवों से प्राप्त होते हैं, निर्जीवों से क्या होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये बताए थे बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक सन 1815 में। एक बार और दोबारा मैं बताता हूँ कि इन्होंने बताया कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं पृथ्वी पे वो केवल और केवल सजीवों से प्राप्त होते हैं, निर्जीवों से या उनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया सकता, केवल सजीवों से प्राप्त होते हैं। लेकिन उन्हीं के शिष्य, इस बर्जीलियस के शिष्य थे फ्रेडरिक वॉलर। सन 1815 में, सन 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक अकार्बनिक पदार्थ लिया जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। इसको क्या किया, गर्म किया, हीट किया और एक पदार्थ का निर्माण किया। यह क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ था, या आप कह सकते हैं अकार्बनिक यौगिक। यह अकार्बनिक यौगिक है जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। इसको क्या किया, प्रयोगशाला में क्या किया, गर्म कर दिया। तो जैसे ही गर्म किया, दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ। दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ जिसका नाम था यूरिया। इस यूरिया के नाम से आप क्या होंगे, चिर परिचित होंगे। तो दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ को बनाया गया सन 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा, बर्जीलियस के शिष्य थे फ्रेडरिक वॉलर जी के द्वारा। तो जैसे ये इन्होंने यूरिया को बना दिया प्रयोगशाला में, ये जो जैव शक्ति सिद्धांत जो 13 सालों से चली आ रही थी बर्जीलियस के द्वारा, इस सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। और तब से ये क्या हुआ, ये कहा जाने लगा कि अब कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में भी क्या हो सकता है, बनाया सकता है। इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समयांतराल के दौरान कार्बनिक पदार्थ जो थे, कार्बनिक यौगिक थे, उनको प्रयोगशाला में बनाने का क्या हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया। अगर हम बात करें, और यहीं से कार्बनिक यौगिकों की शुरुआत होती है। हम देखें फॉर्मली, आज के समय में कार्बनिक जो यौगिक हैं वो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों को इस समय बनाया जा चुका है। तो ये जो कार्बनिक यौगिकों का इतना सारा ये यौगिक बनते जा रहे हैं, तो इनको एक स्टडी करने के लिए एक ब्रांच की आवश्यकता पड़ी, जिसे क्या कहा गया, कार्बनिक रसायन कहा गया। और उसी कार्बनिक रसायन में हम क्या करते हैं, इन जितने भी कार्बनिक यौगिक जो हैं ये, उनको क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन या कुछ और तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी ये जो कार्बनिक यौगिक होंगे या तो कार्बन से बने होंगे, कार्बन व हाइड्रोजन, जिसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन या कुछ और तत्वों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं यौगिक, ये जिसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे CH4, CH3 COOH, C2H5OH इत्यादि। देखें ये जो यौगिक हैं ये सारे क्या हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। इसमें देखें ये CH मतलब कार्बन हाइड्रोजन है, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसमें देखें कार्बन हाइड्रोजन और उसके अलावा एक और तत्व है जिसका क्या नाम है, ऑक्सीजन। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। इसका मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं कार्बन हाइड्रोजन, जिसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और कुछ और तत्वों से मिलकर बने यौगिकों को ही हम क्या कह सकते हैं कि वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसमें कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बनों के बारे में। तो देखें बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर क्या हो, बने हो, उसे क्या कहेंगे, हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को आप बिल्कुल क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब ये हाइड्रोकार्बन को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक को कहेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरे को कहेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन जो है वह एकल आबंध से निर्मित होता है। मतलब इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, उसमें हम लिख सकते हैं कि ये एल्केन क्या होंगे। एल्केन क्या होता है, एल्केन जो होता है वह एकल आबंध से निर्मित होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, जहां n का मान कोई पूर्णांक संख्या होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर n का मान 1 रखें तो हमको मिलेगा CH4, n का मान 2 रखें तो मिलेगा C2H6, n का मान 3 रखेंगे तो C3, 3 दूनी 6 2 8, C3H8, ऐसे ही हमको मिलते जाएंगे। एक और रख लें C4, यहाँ 4 रखेंगे, 4 2 8 10, C4H10 एंड सो ऑन। इसे कहते हैं मीथेन है, ये एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये देखें कार्बन जो है, इसमें कार्बन चारों तरफ एकल आबंध से बना होगा। यहाँ कार्बन क्या होगा, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। तो देखें प्रत्येक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन क्या होंगे, ये लगे हुए होंगे। ऐसे यहाँ 3 कार्बन होंगे, यहाँ 4 कार्बन होंगे। अब देखें इन दोनों कार्बनों के बीच देखें क्या अंतर डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच चेक करेंगे तब भी CH2 का डिफरेंस आएगा, और इन दोनों के बीच चेक करेंगे तब भी CH2 का ही अंतर आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो क्रमागत हाइड्रोकार्बन है या एल्केन है, उनके क्रमागत सदस्यों के बीच जो अणुभार का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है CH2 का। और इनका अणुभार कितना होगा, कार्बन का 12 और ये 2 हाइड्रोजन का 14। इनके अणुभार में कितने का अंतर आएगा, 14 यूनिट्स का अंतर आएगा। अब इनको क्या कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के समजातीय तत्व हैं। मतलब एक ही जाति से बिलोंग कर रहे हैं, जो है एल्केन, ठीक है। और ये क्या है आपस में, ये है क्रमागत सदस्य, इन्हें क्या कहेंगे हम, समजात, यानी एक ही जात से बिलोंग करने वाले जो सदस्य हैं उनको क्या कहेंगे हम, समजातीय श्रेणी के तत्व। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं असंतृप्त में देखें इनको भी हम दो अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं इनको। एक में तो होता है एल्कीन, जिसमें कार्बन क्या होता है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब द्वि आबंध से क्या होता है, संतुष्ट होता है। और इसका अगला जो है वो है एल्काइन,
जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, जहां n का मान रखेंगे हम 2, 3, 4 से, या n का मान 1 रखेंगे तो CH2 मिलेगा। और CH2 के बीच, इस CH2 के बीच कोई डबल बॉन्ड आपको नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसलिए n का मान यहाँ पे क्या होगा? n का मान 1 नहीं होगा। तो ये जो एल्कीन का पहला सदस्य है वो n बराबर 2 शुरू होगा, तो C2H4, ऐसे ही 3 रखेंगे तो C3H6, C4H8 एंड सो ऑन। इनके बीच देखेंगे डिफरेंस कितना आएगा? CH2 का, यहाँ भी डिफरेंस CH2 का। यानी एल्कीन जो हाइड्रोकार्बन है उसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच भी कितने का अंतर आ रहा है? CH2 का। तो यहाँ भी अणुभार कितने का अंतर आएगा? 14 का ही, 14 यूनिट्स का। चलिए अगला जब देखते हैं एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ एल्केन क्या था? वो था आपका सिंगल बॉन्ड। यहाँ n का मान रखेंगे आप क्या? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। n का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा आपका? C2, या 2 रखेंगे तो 2 4 में तो C2H2। n का मान 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में 2 गया 4। ऐसे ही C4H4 रखेंगे, 4 दूना 8 में 2 गया 6। इनके डिफरेंस को चेक करें, CH2 का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी CH2 का। यानी एल्काइन में भी जो डिफरेंस आ रहा है अणुभार का, या हम कह लें वो CH2 का ही अंतर पाया जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बॉन्ड पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो शुरू होती है वो n का मान 1 से ही शुरू होती है, मतलब पहले कार्बन से ही शुरू हो जाएगा। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन है वो कार्बन 2 कार्बन से शुरू होता है, और एल्काइन में भी क्या होता है? 2 कार्बन से। तो यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि एल्कीन या एल्काइन का प्रथम सदस्य में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? विकल्प दे सकता है, या 2 नंबर में, या इसको किसी भी प्रकार से पूछ सकता है वो। तो ये रहा हाइड्रोकार्बन का बेसिक संतृप्त और असंतृप्त में कैटेगरी, और हमने देखा कि इसको कैसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का हम नामांकन कैसे करेंगे उनके बारे में। बहुत ही सरल कार्बनिक यौगिक पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, तो उनका हम IPSC नामांकन करेंगे। देखिए IPSC जो है उसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है जो कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करने के लिए कुछ नियम कानून बताती है हमको। उसके तहत हम क्या कर सकते हैं? कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करना सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें इसमें ये क्रम लिखा गया है, इसी क्रम में क्या करते हैं हम कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करते हैं। तो देखें पहले लिखा गया पूर्वलग्न, फिर मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसे पूर्वलग्न को कहते हैं प्रतिस्थापी, ये कार्बन श्रृंखला, आबंध, फिर क्रियात्मक समूह। प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, उसके साइड में, मतलब दोनों किनारों ऊपर नीचे या कहीं भी लग जाए, उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिस्थापी। तो देखें ये जो हैलोजेंस होते हैं, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये क्या है? आपके प्रतिस्थापी की तरह से काम में आते हैं। इसके अलावा कार्बन की श्रृंखला का मतलब होता है कि कितने कार्बन की लंबी सी श्रृंखला उस कार्बनिक यौगिक में पाई जा रही है। तो देखें बच्चों, अगर एक कार्बन है जिसे कहेंगे मेथ, अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे हम? एथ कहेंगे। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन होगा तो उसके लिए यूज होगा हेप्ट, 8 कार्बन 8 के लिए ऑक्ट, कार्बन अगर 9 है तो नोन, और 10 कार्बन है तो डेक यूज करेंगे।
थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा ये सारी चीज़ें। प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न का मतलब आबंध, यानी कार्बनिक यौगिक जो बना हुआ है उसमें किस प्रकार का आबंध पाया जा रहा है। तो अगर एकल बंध है तो उसे एन कहेंगे हम, उसका प्राथमिक अनुलग्न होगा एन। द्विबंध है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। द्वितीयक अनुलग्न मतलब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो देखिए अगर COOH लिखा हुआ है तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओइक अम्ल कहेंगे उसको, या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं इसको। ये जो CHO है इसे एल्डिहाइड कहते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, अल कहते हैं इसको, इसका अनुलग्न है अल। ऐसे ही RCOR- कीटोन कहते हैं इसको, और इसका जो अनुलग्न है वह है ओन। इसी प्रकार एल्कोहल है OH, उसके लिए ऑल का यूज करेंगे। डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो ये जो टेबल है इस टेबल के आधार पर क्या करेंगे, यौगिकों का नामांकन करना सीखेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। तो देखें इसमें श्रृंखला क्या होती है, श्रृंखला ये, तो देखें कार्बन जब आपस में जुड़ते जाते हैं तो इसको कहते हैं, कार्बन की क्या होती है, ये लंबी सी श्रृंखला इसको कहते हैं। शाखाएं क्या होती हैं, तो अगर कार्बन की श्रृंखला बन रही है तो उसमें कुछ और कार्बन आपको दिख रहे हैं जो उस लंबी सी कार्बन श्रृंखला के दूसरे तरफ या किसी भी तरफ लगे हुए हैं, ऊपर या नीचे की तरफ, उसे कहेंगे हम शाखाएं या पार्श्व श्रृंखला। वलय क्या होगा, वलय में कार्बन जो है आपस में जुड़कर एक वलय या एक चक्र का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन में क्या होते हैं, कार्बन जो है वो सब कार्बन आपस में जुड़कर एक वलय बना लेते हैं, इस प्रकार से कुछ, जिसे क्या कहते हैं, वलय, या इसे एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं। अब रहा सवाल कि इन कार्बनिक यौगिकों का नामांकन हम आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखें इसके लिए बेसिक 2 रूल हैं, वो रूल क्या कहते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि एक काम आप ना सबसे पहले लंबी सी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। ध्यान दीजिएगा इस पे, लंबी सी कार्बन श्रृंखला का चयन मतलब उस कार्बनिक यौगिक जो आप नामांकन करना चाहते हैं उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे में कितने मैक्सिमम कार्बन है, उसी को क्या कहते हैं, उसकी कार्बन की श्रृंखला। तो उसका चयन करेंगे। अब चयन किधर से करेंगे, किस प्रकार से उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो चयन हम उधर से करेंगे जिधर से या तो प्रतिस्थापी या शाखाएं या पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, या क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह या तो उपस्थित हो या प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला। अब देखें हो सकता है पार्श्व श्रृंखला हो या क्रियात्मक समूह दोनों उपस्थित हो। तो देखें क्रियात्मक समूह की प्रायिकता जो होती है, प्राथमिकता, वो सबसे अधिक होती है। तो सबसे आगे क्रियात्मक समूह है, फिर आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और फिर एकल बॉन्ड, फिर ये सारे प्रतिस्थापी। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ये प्राथमिकता का क्रम है। अब हम इस कार्बनिक यौगिक का जो कुछ IPSC नामांकन है, कुछ IPSC नियम जो लिखे गए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो पेपर में आपके आ चुके हैं। ये देखें एक कार्बनिक यौगिक है। अब रहा सवाल इस नंबरिंग किधर से करेंगे हम, मतलब कार्बन की श्रृंखला का चयन किस प्रकार से करेंगे। तो देखें यहाँ पे इसमें देखें 3 कार्बन है, यानी 3 कार्बन की लंबी सी श्रृंखला आपको क्या होगी, मिलेगी। तो या तो हम यहाँ से नंबर दें 1 2 3, ये आपकी लंबी कार्बन इधर से हो या इधर से हो। इधर से ये प्रतिस्थापी एक आ रहा है, प्रतिस्थापी। तो मैंने अभी बताया कि कार्बन की श्रृंखला का चयन हम उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, या तो कोई प्रतिस्थापी मिल जाए आपको या कोई क्रियात्मक समूह मिले। तो इधर क्या है, प्रतिस्थापी है, तो नंबर इधर देंगे 1 2 3। तो देखें पहले प्रतिस्थापी का ही नाम लिखते हैं। अभी जो टेबल हमने बनाया था उसमें क्या था, पहले प्रतिस्थापी था। तो देखें इसके जगह का नाम पहले बताना पड़ेगा। यह है 1 क्लोरो, पहले पे है 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, कार्बन के मुख्य श्रृंखला प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं। और चूंकि सारे एकल बंध है तो इसमें लगा देंगे हम N, तो 1 क्लोरो प्रोपेन।
इसमें देखें मैक्सिमम कार्बन श्रृंखला कौन सी मिलेगी, तो देखें 3 कार्बन की श्रृंखला मिलेगी आपको, इसका नाम रखते हैं, ये देखिए प्रतिस्थापी बन गया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे 2,2, 2 पे 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं। अब देखिए 2 पे 2 है तो 2 बार 2 हमको लिखना पड़ेगा। देखिए मेथिल समूह जब 2 हैं, जब एक से ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं डाई, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, तो 2 डाई मेथिल, 3 कार्बन तो प्रोप, और उसमें लगा देंगे तो प्रोपेन। ये देखें एक कार्बन का है तो इसे क्या कहेंगे हम मेथ, और चूंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसमें ओइक अम्ल लगाना है, उसके पहले एकल बॉन्ड है तो मेथेनोइक अम्ल। इसको चाहे तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखें यहाँ कार्बन को ध्यान में रखना है कि कार्बन किस प्रकार का आबंध बना रहा है। इसमें देखें 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। यहाँ देखें 1 2 3, अब देखें इधर से या दोनों तरफ से जब कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो दोनों तरफ ये जो क्रियात्मक समूह हो एक ही स्थिति समान होगी, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और उसमें एन लगाएंगे तो प्रोपेन, क्योंकि एकल बंध से है, प्रोपेन 2 ऑल, दूसरे पे क्या है एल्कोहल है। फिर यहाँ आते हैं जरा, इसमें देखें कार्बन की श्रृंखला का चयन आप दोनों तरफ से कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह की स्थिति समान है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा प्रोप या प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। इसमें देखें C3H7 मतलब 4 कार्बन है, एक यहाँ है और 2 3 4 कार्बन यहाँ है, कुल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम क्या ब्यूट, और चूंकि पहले पे अल है तो सारे एकल बंध होंगे तो ब्यूटेन 1 अल, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, या इसको कहीं कहीं आप ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ देखें दोनों तरफ से डबल बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन श्रृंखला का चयन कर लें, 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। अब देखें अभी 2 जगह क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जब भी कोई चीज़ रिपीट होगी ना उसके लिए हम यूज करेंगे, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, तो 2 है तो उसकी स्थिति बता दें, पहले पे है और तीसरे पे है, क्या है डाई इन, डाई इन। यहाँ देखें यहाँ OH है, इधर कुछ नहीं है तो नंबर हम इधर देंगे क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। 6 है तो हेक्स, सारे एकल बंध तो हेक्सेन 1 ऑल, ये एल्कोहल है, ऊपर एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड के लिए अल होता है और OH के लिए आल, तो हेक्सेन 1 ऑल। इसको जरा देख लें, इसमें दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति समान है तो 1 2 3 4, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी संरचना दिया रहेगा उसका हम नाम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कुछ नाम दिया रहेगा उसकी संरचना को बनाने का प्रयास करेंगे। लिखा है प्रोपेनल, प्रोपेन अल यानी प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। पहले आप कार्बन की श्रृंखला को पकड़ लीजिए, पहचान लीजिए, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है 3 कार्बन कह रहा है 1 2 3, प्रोपेन कह रहा है एकल बंध है और पहले पे कह रहा है कि CHO को लगा दीजिए आप, तो देखें CHO दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिए क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 ही आबंध बना सकता है, तो 2 1 3 1 4, इस कार्बन का 2 2 4, इस कार्बन का 3, ये है प्रोपेनल। ऐसे प्रोपीन बनाएंगे
तो 3 कार्बन को आप क्या करेंगे, बना लेंगे, एक जगह डबल बॉन्ड कर देंगे, ये CH2, ये 1 2 3। देखिए प्रोपीन पे नंबर दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है आपका प्रोपीन की संरचना। इसी तरह से 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, यानी ब्यूटेन पहले बना लें, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन है, नंबर दे दें 1 2 3 4। करेक्ट। दूसरे पे लगा लें आप मेथिल, CH3 लगा लेते हैं, ब्यूटेनॉल 2। ब्यूटेनॉल 2 का मतलब दूसरे पे क्या है, दूसरे पे एल्कोहल भी है। यहाँ आ जाएगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल या ब्यूटेनॉल 2। 1 क्लोरोप्रोपीन बनाना है, 3 कार्बन तो आप बना लीजिए, डबल बॉन्ड लगा लीजिए, यहाँ क्लोरो लगाना है तो Cl लगा दीजिए, और एक हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि 3 बॉन्ड बना है, एक कम है, तो 2 1 ये हो जाएगा CH3। तो 1 2 3 हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपीन। ऐसे करें ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल या 2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक का मतलब होता है 2 कार्बन, इसमें से एक पे क्या है आपका COOH है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। करें 3 ट्राइक्लोरो मतलब इस कार्बन से क्या है 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, सिंपल, हो जाएगा 2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल। ऐसे कह रहा है 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 5 कार्बन बनाने हैं, पहले 5 कार्बन आप बना लें, COOH एक जगह लगा लें क्योंकि पेंटेनोइक का कह रहा है। 2 मेथिल, दूसरे मेथिल लगा लें। अब जिधर से क्रियात्मक समूह आप लगाए हैं उधर से ही आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ एक हाइड्रोजन। इसको देखें द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, 4 कार्बन बनाए आप, दूसरे पे एल्कोहल कह रहा लगानी है, दूसरे पे एल्कोहल लगा लीजिए, बाकी बैलेंस कर लीजिए हाइड्रोजन से। नंबर दे दें 1 2 3 4। ये क्या है आपका द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल है ये। इसी प्रकार से 2 ट्राई मेथिल पेंटेन, 5 कार्बन अब बनाया, पहले 5 कार्बन हो गया, दूसरे पे 2 पे लगाना है मेथिल, CH3, ये CH3, और चौथे पे लगाना है एक CH3, बाकी बैलेंस कर लें हाइड्रोजन से। तो नंबर यहाँ देंगे 1 2 3 4 5, हो जाएगा 2 ट्राई मेथिल पेंटेन। तो इस प्रकार से अगर आपके को से क्या पूछ रहा है, आपसे संरचना पूछ रहा है, तो संरचना को भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, तो देखिए रासायनिक गुणधर्म में 4 गुणधर्मों के बारे में आपको अध्ययन करना है। दहन, ऑक्सीकरण, संकलन या संयोजन, प्रतिस्थापन। ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन, इनको आप पहले वाले अध्याय में, दूसरे वाले में और कहीं ना कहीं तीसरे वाले में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। दहन का मतलब है कि कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करें, जला दें। तो जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और खूब सारा ऊष्मा बाहर निकलेगा। ऊष्मा क्या होगा, यहाँ पे ऊष्मा यहाँ पे मुक्त होगी। ऊष्मा मुक्त होने का मतलब यह एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, जिसमें ऊष्मा क्या हो रहा है, खूब सारा बाहर निकल रहा है, तो ये दहन है। ऐसे ही मीथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मीय प्रकाश बाहर निकलेगा, जिससे ये हम कह सकते हैं कि जो दहन अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। अगला बात करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का योग। यहाँ देखें कार्बन में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, योग कर ले रहा है, या तो ऑक्सीजन योग करे या हाइड्रोजन क्या हो जाए, निष्कासित हो जाए, तो ये CO2 बन जाएगा। ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट योग करके क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। संकलन या संयोजन क्या होगा, तो देखें इसमें जो पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है, उसको हाइड्रोजन के द्वारा क्या होता है, वो पाई बॉन्ड टूट जाता है, और ये टूटने के बाद 2 हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ आ जाते हैं। ये अभिक्रिया होती है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये मान लेते हैं अगर ये सिग्मा है, ये पाई है, तो नीचे वाला बॉन्ड टूट गया, 2 हाइड्रोजन आके ये लग जाएंगे। इसमें उत्प्रेरक है निकिल 200 डिग्री सेंटीग्रेड,
इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड ले लें, प्रोपाइन अगर ले रहे हैं हम 2 प्रोपाइन, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों तरफ 2 पाई है यहाँ पे, एक सिग्मा 2 पाई, दोनों टूट जाएंगे और 2 हाइड्रोजन आके यहाँ लग जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन आप जानते होंगे कि एक को हटा के एक को दूसरे को रिप्लेस करना। तो मीथेन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है मेथिल का क्लोराइड और HCl। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा, इसे कहते हैं क्लोरोमेथेन। अब देखें हाइड्रोजन यहाँ फिर आएगा, ये कंपाउंड फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन हटा देगा और फिर बनेगा ये प्रोडक्ट डाइक्लोरोमेथेन। फिर क्लोरीन आएगा, इस CH2Cl2 से रिएक्ट करेगा, फिर बनाएगा क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। ऐसे ही जब तक ये हाइड्रोजन होंगे ये अभिक्रिया चलती रहेगी। तीसरी वाली क्या है, चौथी अभिक्रिया क्या है, क्लोरोफॉर्म, मतलब ट्राइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ कराएंगे जब, तो टेट्राक्लोरोमेथेन ये प्राप्त होगा और HCl प्राप्त होगा। तो ये है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जिसको हमने देखा है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब C2H5OH, जिसे हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो देखें यह रंगहीन होता है, मीठी गंध होती है, मीठी गंध वाली द्रव होती है रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेक करेंगे तो इसकी गंध कैसी होगी, मीठी गंध। इसका क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, मतलब 78 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है इसका क्वथनांक। क्वथनांक मतलब द्रव से वाष्प में बदल जाए। जल और कार्बनिक विलायकों में विलय होगा ये, और वायु से क्या होगा, हल्की नीली ज्वाला के साथ जलेगी, नीली लौ के साथ क्या होगी, जलेगी। इसकी अभिक्रिया को देखें, क्षार धातु से अभिक्रिया करती है ये एल्कोहल। क्षार धातु मतलब सोडियम धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा उसका, उस धातु का एथॉक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा बाहर। अगर H2SO4 से कराएं, H2SO4 का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, निर्जलीकरण करा रहे हैं। निर्जलीकरण का मतलब उसमें से नमी को क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना, बाहर निकाल लेना। तो देखें ये एथिल एल्कोहल है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, एथीन बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसका यूज भी देख लें कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो ये है आपका यूज। तो इसका यूज देखें, एल्कोहल या जिसे आप शराब कहते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है। इसके अलावा और भी पेय पदार्थ हैं, वहाँ पे क्या होता है, इसका यूज होता है। विलायक के रूप में इसका यूज करते हैं हम प्रयोगशाला में, जब भी कोई कंपाउंड को बनाना पड़ता है तो क्या करते हैं, इसको विलायक के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। औषधियों में होता है, जैसे कफ सिरप है, टॉनिक है इत्यादि। औषधियों में होता है इस एल्कोहल का यूज। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी होता है ये। अब हम अगला कार्बनिक यौगिक देखते हैं, ये है एथेनोइक अम्ल CH3COOH, इसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल CH3COOH या एथेनोइक अम्ल। तो इसके आइए देखें इसकी गुणधर्म क्या क्या है। तो देखें ये रंगहीन होता है, इसकी तीव्र गंध होती है, सिरके जैसे इसकी गंध होती है, और यह एक संक्षारक द्रव है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ की तरह ये 16.5 लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये जम के बर्फ की तरह से ये दिखता है। यह जल से भारी होता है। जल, एल्कोहल तथा ईथर में क्या होता है, ये विलय होता है। ठीक है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया को देखें, इसमें देखें एस्टरीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण में क्या होगा कि अगर हम अम्ल की अभिक्रिया किसी एल्कोहल से करा रहे हैं अगर हम, तो एस्टर और जल प्राप्त होता है। जैसे हम पहले अम्ल और क्षार लवण में पढ़ चुके हैं कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया क्या बनता है, लवण और जल। तो वैसे ही अम्ल और एल्कोहल से एस्टर और जल बन रहा है। तो देखें ये एथेनोइक अम्ल है,
और ये एथेनॉल है। दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या हो रहा है, ये एस्टर बन रहा है जिसे कहते हैं एथिल एसीटेट और जल। अगर इसी एस्टर की अभिक्रिया हम करा दें किसी क्षार के साथ, ये क्या है आपका क्षार है, तो एल्कोहल और सोडियम एसीटेट में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में टूट जाता है। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है वो क्षार से है। तो क्षार से अभिक्रिया करा दें हम, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करा दें हम क्षार के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मिलेगा जिसे सोडियम एसीटेट कहेंगे और जल मिल जाएगा आपको। इसके बाद जो अभिक्रिया है कार्बोनेट व हाइड्रोकार्बोनेट से, हाइड्रोजन कार्बोनेट से और कार्बोनेट। देखिए इथेनोइक अम्ल को अगर हम सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक का सोडियम लवण मिलेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखें वही क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है इथेनोइक अम्ल, उसकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, सोडियम का एसीटेट प्राप्त हो रहा है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो देखें इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के तौर पे यूज कर सकते हैं हम। ये इसका सुगंध बहुत अच्छा होता है, इसलिए इससे हम क्या बना सकते हैं, इत्र बना सकते हैं। ये सफ़ेद और कृत्रिम सिरका के निर्माण में भी इसका यूज करते हैं हम, बनाने में यूज होता है, और रबर के स्कंदन में इसका उपयोग हम करते हैं इथेनोइक अम्ल का। अब हम बात करेंगे साबुन के बारे में, तो आइए देखते हैं। देखिए साबुन क्या होता है, ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण, ये सोडियम व पोटेशियम के जो लवण पाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के, उन्हें क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होंगे, तो तेल और वसाओं को तनु क्षार के द्वारा जल अवघटन से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम साबुनीकरण कहेंगे। ये देखें C17H35COONA, यही क्या है आपका, इसी को कहते हैं सोडियम स्टीयरेट, या हम इसी को कहते हैं साबुन। ये सोडियम स्टीयरेट साबुन का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे देखें इसमें ये जो है, ये है एल्किल समूह, एल्किल समूह कह लें या हाइड्रोकार्बन कह लें, क्या कह सकते हैं इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो इसको मैं से अगर इस हाइड्रोकार्बन को C17H35 को R लिख दें तो RCOONA टूटेगा तो RCOO माइनस देगा और Na प्लस देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें इस RCOO माइनस को ना हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने का सेंस ये है कि ये जब भी साबुन को अगर हम पानी में घोलते हैं तो कुछ इस तरह का आकार वो ले लेता है। ये देखें इधर इसको कहते हैं सिर और ये होता है टेल, इसका पूंछ। तो जो सिर होता है वो जल रागी भाग होता है, ऋणायनिक भाग होता है, आयनिक भाग होता है। जल रागी मतलब जल से अट्रैक्ट होता है, जल से लगाव रखता है, जल रागी। इसका जो पुंछ वाला भाग है मतलब हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है वो क्या है, जल विरागी, मतलब एल्किल समूह या हाइड्रोकार्बन जो है वो जल विरागी होता है। अब देखें यह साबुन सफाई किस प्रकार से करता है, तो देखें साबुन को जब भी आप किसी बाल्टी में जब घोलते हैं, ज़्यादा घोलेंगे तो देखते हैं ज़्यादा झाग उत्पन्न होता है। तो देखें अगर हम इस साबुन को क्या कर रहे हैं, इस पात्र में घोल रहे हैं, जल इसके अंदर है, तो क्या होगा, साबुन इसके अंदर जाएगा। अब देखें साबुन जो है, साबुन का अगला भाग में ऋणायनिक भाग वो जल रागी है, ठीक है, और इसका पीछे वाला भाग जो है वो जल विरागी है। तो देखिए अगला वाला भाग क्या होगा, जल रागी है तो अगला वाला भाग जाना चाहेगा, पीछे वाला टेल इसका नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वो जल से दूर भागना चाहेगा। जल से दूर हाइड्रोकार्बन जो होता है वो जल से क्या होता है, आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है। लेकिन इसकी जो सतह है, इसके सतह पे जब जैसे ही ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे स्टीयरेट के आयन, तो क्या होगा, अगर हम और ज़्यादा घोल रहे हैं
तो कुछ इसके अंदर भी चले जाएंगे इस पात्र के अंदर, और पात्र के अंदर जाने के बाद क्या होंगे, कुछ इस तरह के आकार का निर्माण करेंगे। क्या होगा, यानी एक कह सकते हैं एक गोलाकार संरचना का आकार लेते हैं, और ये क्या होते हैं, इनका जो आयनिक भाग होता है बाहर की तरफ होता है, और इसका जो अनआयनिक भाग होता है वो अंदर की तरफ होता है, जिसका एक केंद्र होता है, और उस केंद्र के इर्द गिर्द ये सारे निर्माण होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, मिसेल, मिसेल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि मिसल इसमें इसके अंदर बहुत सारे बनते हैं। मैंने एक मिसल के एक अणु को लेके हमने इसको समझा है। इसके अंदर देखें जल नहीं होता है, वैक्यूम होता है, इसीलिए कुछ इस प्रकार की संरचना या इस प्रकार का आकार ये लेता है। अब ये साबुन किस प्रकार सफाई करेगा, तो मान लीजिए आपके पास कोई ग्रीस वाला कोई कपड़ा है, तो जैसे ही आप उसको बाल्टी, जो साबुन वाला बाल्टी है, डिटर्जेंट वाला जो बाल्टी है, उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, ये जल रागी और जल विरागी, मतलब ये क्या है, आपका साबुन का जो अणु है वो क्या करता है, उसका जो टेल वाला पार्ट है वो ग्रीस के अंदर चला जाता है, मतलब ग्रीस की तरफ रहता है, और हेड वाला पार्ट जल की ओर रहता है, क्योंकि इसके आसपास जल भी होंगे। ये उस पूरे को क्या करता है, पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो उसके अंदर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब उसको धीरे धीरे क्या करेगा, हटाएगा। हटा के उस सतह से क्या करेगा, उस कपड़े से उसको अलग करने का प्रयास करेगा, और अलग करने के बाद क्या करेगा, उस कपड़े से या जो भी आपका वो ग्रीस लगा हुआ था उसको बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर देगा, वो अलग कर देगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि साबुन क्या होते हैं, और साबुनीकरण क्या होता है, और साबुन किस प्रकार से स्वच्छता करता है हमारे कपड़ों या और भी चीज़ों का। तो अब हम बात करेंगे अपने आखिरी टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अपमार्जक। इसे डिटर्जेंट भी कहते हैं। तो क्या होते हैं ये अपमार्जक, देखिए ये कठोर जल जो होती है ना, कठोर जल को भी क्या करते हैं, सफाई करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता कहलाता है ये। अब कठोर जल क्या होता है, जल दो प्रकार के होते हैं, मृदु और कठोर। कठोर जल जो होता है उसे लवणीय जल भी कहते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट आयन घुले होते हैं। ये लवणीय जल कहेंगे, या समुद्र वाला जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयन क्या होंगे, घुले रहते हैं। तो इनको भी क्या करता है, वो आसानी से ये अपमार्जक क्या कर सकता है, इसमें सफाई कर सकता है इसको। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ऐसे भी इसको बता सकते हैं। ये इसका सामान्य सूत्र है CH3-CH2X, एक रिंग बनेगा SO2O- Na+, जिसे हम कहेंगे एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनेट का सोडियम लवण। तो ये रहा आपका अपमार्जक। तो हमने क्या किया, इस अध्याय में या इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, लगभग हमने सारे टॉपिक को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हमने क्या किया, डिस्कस किया और कवर भी किया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा, और किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, जिसका जवाब मैं अगली वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा, आप इन्हें एंजॉय किया होगा। यहाँ से खूब सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ते रहें मन लगा के, और परीक्षा का समय निकट है, तो बिल्कुल आप व्यर्थ का समय न गंवाएं और मन लगा के पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।